अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हमारे पास लेसन नंबर 3 है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। आज हमारे इस कोर्स का लास्ट जो है वो वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो इसमें हम लोग बेसिकली सिलेक्टिंग अ टॉपिक की बात करने वाले हैं कि हमने जो है अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर करनी है। अपने जो है ऑफिस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अपना कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर हमने किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी है। उसके लिए हमने किस तरह से टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले आपके पास जो है वो गाइडलाइन है कि आपने अपनी स्पीच को किस तरह से बेटर बनाना है, अपने ऑडियंस के साथ किस तरह कांटेक्ट करना है। तो टू सेलेक्ट अ गुड टॉपिक फॉलो द गाइडलाइंस। अब सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है कि आ टॉपिक शुड बी अपीलिंग। In other words, a topic itself should be interesting and that it should make people want to hear your speech. आपने सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो इस तरह से फाइंड करना है कि आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगे ऑडियंस को। ठीक है, उनको बोरिंग ना लगे। आपकी जो बात है, जो ए टू ज़ी आपने इंफॉर्मेशन अपनी जो है वो लिखी होगी, जो फाइंड की होगी आपने प्रेजेंटेशन, वो लोगों को सुनने में उसका मज़ा आए और इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंड पे है अ टॉपिक शुड बी इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब है कि आप लोगों ने अपने टॉपिक को इस तरह का इंटरेस्टिंग बनाना है कि आपकी जो स्पीच है वो सुनने में मज़ा आए और जो ऑडियंस है उसको भी जो है वो अच्छा लगे आपका टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आप कम इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो भी आपकी जो बात है वो ऑडियंस को समझ आनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, अ टॉपिक शुड नॉट टेल टू मच अबाउट अ स्पीच। आपका जो टॉपिक है वो हर चीज़ के रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपने ए टू ज़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी है। इतनी ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में आपको ऐड नहीं करनी है। अ टॉपिक शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्पीच। आपका जो टॉपिक है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि आपका सेंट्रल पार्ट है स्पीच का। ठीक है, उसमें आप लोगों ने जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, उसमें आप लोगों ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक शुड नॉट बी टू वेग। वेग मीन्स कि आपका इंडेफिनेट नहीं होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, टू द पॉइंट आपने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। इनडेफिनेट टॉपिक या इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना। रूल्स ऑफ फाइंडिंग अ टॉपिक ऑफ स्पीच। इन रियल लाइफ योर टॉपिक्स विल बी डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन और योर बोस। आप जो हैं अपना रियल लाइफ में टॉपिक्स आपको किस तरह से मिलते हैं कि अगर आप स्कूल में जो हैं वो पढ़ते हैं तो आपका टीचर आपको रिकमेंड कर देता है, सजेस्ट कर देता है टॉपिक कि आपका टॉपिक ये है और आपने जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, अगर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, या मतलब आपका बॉस जो है वहाँ पे आपको जो टॉपिक वो रिकमेंड कर देता है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो जिस तरह का आफ्टर डिनर स्पीच है या फिर आप लोगों को कोई अपना जो टॉपिक है वो चूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी होती है। आपको समझ नहीं आती आपने स्टार्ट किधर से लेना है, एंड किधर करना है, मिड कहाँ पे करना है, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को इसमें ऐड कर सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह का चूज़ करना है टॉपिक कि आपका जो ऑडियंस का सबसे पहले इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर स्टेबल रहे, वो आपके ऊपर एक दफ़ा बन जाए और आप जो है फिर सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें। आपको इस तरह के ट्रिक्स आने चाहिए कि आपका जो अगर आपका टॉपिक बोरिंग भी है तो आपका ऑडियंस जो है वो आपको आपके टॉपिक को इंटरेस्टिंग समझे। Researching your topic. As you begin to work on your informative speech, you will find that you need to gather additional information. ठीक है, तो आपने रिसर्च करना है सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में। हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ आपने जो है वो रिसर्च कर लेनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड। बेशक आप उसमें अपनी ऑडियंस के सामने उसको ना भी बोलें, लेकिन आपने रिसर्च रखनी है। आपको ईच एंड एवरीथिंग उस टॉपिक से रिलेटेड आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक टॉपिक से रिलेटेड के उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको सारी उस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। गैदरिंग मटेरियल्स। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सारा मटेरियल जो आपने कलेक्ट किया है, जो आइडिया लिया है, एक रिसर्च किया है, उसको आपने गैदर कर लेना है। ठीक है, एक जगह पे आपने नोट डाउन कर लेने हैं उसके पॉइंट्स।
उसके बाद यहाँ पे बताया कि आप किस तरह से गैदर कर सकते हैं मटेरियल को। जो है हम लोगों को ऐसा मटेरियल बुक्स में मिल जाता है, जर्नल मैगजीन्स में मिल जाता है, न्यूज़पेपर्स में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो हम लोगों को मटेरियल मिलता है वो हमें इस जगह से मिल जाता है। जर्नल्स में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल जाता है, रिसर्चर के वहाँ पे पब्लिश किए होते हैं आर्टिकल्स, मैगजीन्स में, इसी तरह से न्यूज़पेपर्स में। तो ये सारी जो हैं वो हमें इन जगह से मटेरियल जो है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेसन नंबर 14 की तरफ आते हैं कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं थीसिस स्टेटमेंट को। थीसिस स्टेटमेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो है वो बताने वाली हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली आपका सेंट्रल पॉइंट होता है आपकी इन्फॉर्मेशन का। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप कोई जो है वो समरी लिख रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपका जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा उस इन्फॉर्मेशन का, वो बेसिकली आपका थीसिस स्टेटमेंट होगी, जिसमें आपने टू द पॉइंट क्लियर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को डालना है, लिखना है। ठीक है, और आप अपने एविडेंस देने के मतलब एविडेंस देने हैं आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के, जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसका एविडेंस देना है कि मैंने ये बात जो है वो ठीक की है, ये ट्रुथ है, ट्रुथ बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है, मतलब कि इसमें कोई झूठ नहीं है। आपने इस चीज़ का एविडेंस देना है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इन सेंटेंस फॉर्म। तो ये मैंने आपको बता दिया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। पर्पस ऑफ दी थीसिस, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पर्पस क्या है। और एक और बात कि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो इट कम्स एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट शेयर की जाती है, लिखी जाती है, जो हमारा बेसिकली सेंट्रल पॉइंट होता है। इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस इसका क्या है कि यहाँ पे जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे जहन में जो पॉइंट्स होते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है वो इसमें पर्पस में इसके लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द थीसिस। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कि आप लोगों ने इस तरह के अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस को लिखना है, इस तरह के क्लियर सेंटेंसेस को लिखना है जो आपकी ऑडियंस को जो है वो समझ आ जाएं। ठीक है, इस तरह के फजूल तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस को नहीं लिखना अपनी राइटिंग में। स्कोप ऑफ दिस थीसिस, अब यहाँ पे स्कोप देख लेते हैं थीसिस का। डिफ़ाइन, इसमें आप क्या डिफ़ाइन करोगे, टॉपिक एंड बाउंड्रीज द रिसर्च प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसमें आपने टॉपिक डिफ़ाइन करना है और बाउंड्री डिफ़ाइन करनी है। जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने जो रिसर्च की है आपने, उसकी आपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना है और बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ये इसका स्कोप है। उसमें उसके बाद कंक्रीटनेस ऑफ द थीसिस। कंक्रीटनेस का मीन्स ये है कि आपने इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी थीसिस में, कि जैसे मतलब आपकी हर एक वर्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द थीसिस, अब हम लोग जो है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि हम लोगों ने किस तरह की चीज़ों को यूज़ करके अपना थीसिस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले योर मेन पॉइंट शुड ऑलवेज बी, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, पॉइंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेंट्रल टू द इशू। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में रख लेना है जब आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, कि आपने अपने पॉइंट्स में क्लैरिटी, जो भी वर्ड्स आप लिखेंगे, जो भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए, लॉजिकल बेस्ड होने चाहिए, इक्वल इन वैल्यू होने चाहिए, सेंट्रल टू द इशू होने चाहिए। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो हैं वो याद कर लेने हैं। अब इसमें जो है हमारा इंट्रोडक्शन आता है। बिफोर यू रीच दिस स्टेप यू हैव डिसाइडेड अपॉन योर टॉपिक, डिज़ाइंड योर थीसिस, फॉर्मुलेटेड योर रीजंस एंड कलेक्टिंग योर सपोर्टिंग मटेरियल। तो इसमें जो है बेसिकली हमारा जो एक ओवरव्यू दे रहे हैं इंट्रोडक्शन में, कि आप लोगों ने सबसे पहले डिसाइड करना है कि टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, डिज़ाइन करना है अपनी थीसिस को। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेट करना है, रीजंस देनी है। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट कर लेना है सपोर्टिंग मटेरियल को। द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ पुटिंग योर आइडियाज़ इन ऑर्डर। आपने जो अपने आइडियाज़ हैं, जो माइंड में है सारी इन्फॉर्मेशन, वो आपने जो है वो एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेने हैं। इन प्रिपेयरिंग योर स्पीच यू हैव वर्कड वेरी हार्ड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यू नो
व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स टू यू। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये लिखने का मतलब है कि आप लोगों ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और फिर एंड पे जो आके अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है, प्रेजेंट करनी है। एवरी स्पीच हैज़ दीज जर्नल पार्ट्स। अब यहाँ पे 3 जो है हमारे पास पार्ट्स हैं जो हर एक चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम स्पीच लिख रहे हैं तो हम यही यूज़ करेंगे, पॉइंट्स को, पार्ट्स को। अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं तो भी हम लोग यही करेंगे। तो हम लोगों के पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है, बॉडी आती है, और थर्ड पे हमारे पास कंक्लूजन आता है। इंट्रोडक्शन में जो होता है हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बताते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किधर से लेना है, हमारा टॉपिक का मतलब क्या है, हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो है इसमें आता है हमारा योर इंट्रोडक्शन शुड हैव 4 पर्पस। आपके जो इंट्रोडक्शन के 4 पर्पस होने चाहिए, 4 फ़ायदे होने मतलब के मकसद होने चाहिए। तो वो 4 मकसद क्या हो सकते हैं? पहला है कि गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन। आपने जो भी इंट्रोडक्शन दिया, आपका यही एम होना चाहिए कि आपने अपनी ऑडियंस को अटेंशन जो है वो अपनी तरफ लाना है। ठीक है। सेकंड पे इंट्रोड्यूस योर थीसिस। आपने अपना थीसिस इंट्रोड्यूस करना है। थर्ड पे अडाप्टिंग टू द ऑडियंस। फोर पे एस्टैब्लिशिंग योर रिपर्ट और क्रेडिबिलिटी विद द ऑडियंस। तो ये सारे जो 4 पर्पस आप लोगों के होने चाहिए इंट्रोडक्शन में। ठीक है। अब आप लोग जो हैं ऑडियंस की अटेंशन किस तरह से जो है वो ले सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स दे लें, स्टोरी सुना के, रिटोरिकल क्वेश्चंस बोल के, कोटेशंस बोल के, रेफरेंस देकर, पर्सनल रेफरेंस देकर, स्टाइल ऑफ डिलीवरी के थ्रू आप लोग जो हैं वो अपनी ऑडियंस का अटेंशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेसन नंबर 16 आता है दी बॉडी। अब बॉडी में जो है हमारा जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आती है हमारी, जो हम लोग देना चाह रहे हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट लेके सुनना है। ठीक है, अगर आप राइट कर रहे हैं तो ऑडियंस ने या रीडर ने आपका वो मज़ा लेकर जो है वो पढ़ना है। और अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो ऑडियंस की टेंशन जो है आप बिल्ड कर चुके हैं, अपनी तरफ गेन कर चुके हैं। अब आप लोगों ने बाकी की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उनके साथ। तो बॉडी में बेसिकली हमारी बाकी की इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो इन्होंने बोला है कि सम ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स दैट विल हेल्प क्रिएट मीनिंग फॉर योर ऑडियंस। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं जो जिनको हमने फॉलो करना होता है अपनी बॉडी में। सबसे पहले है स्पेशल है, क्रोनोलॉजिकल है, टॉपिकल है, लॉजिकल है। तो सबसे पहले स्पेशल ऑर्डर है जिसमें जो है हमारी आ जाता है कि हम लोगों ने A to Z हर चीज़ को डिस्क्राइब करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आपने रूफ़ को डिफ़ाइन किया है तो आप लोगों ने जो है उसकी बेसमेंट, अगर बिल्डिंग के रूफ़ को आपने डिस्क्राइब किया है तो आपने उसकी बेसमेंट को भी डिस्क्राइब करना है। अगर आपने बेसमेंट को डिस्क्राइब किया है बिल्डिंग की तो फिर आप लोगों ने रूफ़ को भी डिस्क्राइब करना है। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो जो बिल्डिंग्स में है या फिर जो इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक आप दे रहे हैं उसमें जो चीज़ है ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स ये है कि आप लोगों ने इस तरह से अरेंज कर लेना है मेन पॉइंट्स को कि जैसे होता है कि ना पास्ट में आपकी ये इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, जो प्रेजेंट में ये इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर में ये होगी। मतलब आपने हर चीज़ को उसमें मैनेज करना है, हिस्ट्री से लेके आप लोगों ने अब की लाइफ में और बाद की लाइफ को सबको डिफ़ाइन करना होता है इस तरह में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, हर चीज़ को क्रोनोलॉजिकल वे में लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी एग्जांपल है टॉपिकल ऑर्डर। टॉपिकल ऑर्डर का मतलब ये है, टॉपिकल ऑर्डर इज़ अ मेथड ऑफ अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, जिसको आप लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड करके पे डिफाइन करना होता है। लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम बतानी है, कॉज बताना है, कॉज एंड इफेक्ट बताना है, डिडक्टिव बताना है, इंडक्टिव बताना है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने लॉजिकल वे में लेके चलनी है। ठीक है, फिर आता है हमारी कंक्लूजन, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है।
कंक्लूजन में हम लोगों ने जो है वो समरी देनी होती है कि हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन में ये था, बॉडी में ये वर्ड्स को यूज़ किया, उनके मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो सेंट्रल आइडिया कह लेंगे या थीम कह लें आप, पूरी ओवर जो टॉपिक है उसका जो एक ओवरव्यू है वो आप लोगों ने कंक्लूजन में ऐड करना होता है। कोटेशन, स्टोरी, एग्जाम्पल्स को ऐड करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंशन को ऐड करना होता है, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कंक्लूजन में ऐड करनी है। लेसन नंबर 17 है मोड्स ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे 4 मोड्स हैं स्पीच डिलीवरी के। तो सबसे पहले है रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट। रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कि मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं जो आप लोगों का लिखा हुआ मटेरियल है उसको आपने रीड कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई तैयारी नहीं की है, आपने कोई रिहर्सल नहीं की है, आप ऑडियंस के सामने आए हैं और आपके पास एक पेपर है जिसमें हर एक ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, आप उस पेपर को पढ़ के और ऑडियंस को सुना रहे हैं, वो होती है रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस तरह का जो रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो स्पीच डिलीवरी। आप किस तरह से जो है वो स्पीच दे रहे हैं, तो एक तो ये है कि रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट, आप पढ़ के जो है वो रीडिंग के थ्रू अपना डिलीवर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी। प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी का मतलब है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन थी, जो प्रेजेंटेशन थी आपने ऑडियंस के सामने जो देनी है, वो आप याद करके फिर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें जो है आपका जो कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस आपके मिस भी हो सकते हैं। आपके सामने कोई पेपर नहीं है, कोई कोई चीज़ नहीं है आपके सामने लिखी हुई, मेन पॉइंट्स भी नहीं है, आप लोग जस्ट आए हैं और आपने वो जो है वो याद की हुई है प्रेजेंटेशन, और फिर आप ऑडियंस के सामने वो प्रेजेंट करने लगे हैं। तो इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन होगी या स्पीच होगी उसको हम प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी कहेंगे, जिसको हम मेमोरी के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है स्पीकिंग एक्सटेम्पोरेनेसली। इसका ये मतलब है कि जो आपका जो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इस तरह की अनइम्पॉर्टेंट जो स्पीच है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों ने प्रिपेयर करके आना है और फिर अपनी स्पीच को जो है वो देना है। आपके वर्ड्स जो हैं, जो भी आप सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं जिसमें आपने प्रिपरेशन नहीं की होती है, आप जस्ट आए हैं, आपको टॉपिक मिला और आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी है। इस तरह की जो स्पीच होगी उसको हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहेंगे। लेसन नंबर 18 है जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट लेक्चर है, सॉरी लेसन है। तो स्ट्रेटजीज़ फॉर इफ़ेक्टिव ऑरल डिलीवरी। इसमें हमारा क्या है कि हम इफ़ेक्टिव ऑरल डिलीवरी की स्ट्रेटजीज़ देखने वाले हैं कि हमें किस किस जो इफ़ेक्टिव डिलीवरी कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं। वोकल क्यूज़। वोकल क्यूज़ का मतलब है कि आप लोगों ने इस तरह की वॉइस जो होती है उस तरह को, अपनी वॉइस को जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, वॉइस में आपकी क्या आती है, पिच आती है, वॉल्यूम आता है, रेट आता है, टोन आती है। तो आपने अपनी वॉइस को इस तरह से स्टेबल रखना है कि आप दूसरे पर्सन को अपनी बात समझा सकें, दूसरे से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो पिच है उसमें आपकी हाईनेस एंड लोनेस आती है साउंड की, कि आप किस पॉइंट पे हाई साउंड को यूज़ करें और किस पॉइंट पे आप लो साउंड को यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी पिच में हाईनेस और लोनेस आती है। वॉल्यूम, आप कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ड को जो है वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है आपका जो है वो हाई है, और या फिर कौन से वर्ड में आपका वॉल्यूम जो है वो लो है। ठीक है, वॉल्यूम में आपकी स्पीच क्या आता है, वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट वॉल्यूम है, हार्ड वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद रेट। रेट में आपकी जो स्पीच की आती है कि आपने कितने मिनट्स की स्पीच जो है वो देनी है। 140 वर्ड्स होने चाहिए, 140 वर्ड्स होंगे तो कितने मिनट्स की स्पीच होगी, अगर 200 वर्ड्स हैं तो कितने मिनट्स की स्पीच होगी। तो इस तरह की जो रेटिंग है वो आपकी इसमें आती है। टोन। टोन में आपकी जो है वो हार्श टोन है, हैप्पी टोन है, और किस टाइप की टोन को आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टॉपिक में, अपनी इंफॉर्मेशन में, या एक सिंगल वर्ड भी आप ले रहे हैं तो आपका टोन क्या है, आपकी सेंटेंस में आपकी टोन क्या है। तो उसके बाद है स्पीच पैटर्न्स। आप लोगों ने स्पीच पैटर्न्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। स्पीच पैटर्न्स कौन से होंगे कि ऐसे क्लैरिटी और मीनिंग, जो मैसेज का मीनिंग है वो आप लोगों ने शो करना है। आप ऐसे पैटर्न्स को यूज़ करना है अपनी स्पीच में। ठीक है, अगेन इसमें पिच आएगी, वॉल्यूम आएगा, रेट आएगा, टोन आएगा। आप स्पीच पैटर्न में ये सब कुछ भी लिख सकते हैं।
सेकंड पे हमारे पास है विजुअल क्यूज़। पहले हम लोगों ने पढ़ा था वोकल क्यूज़, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल हम अपनी टोन से, पिच से, वॉल्यूम से, रेट से, इस सब के बारे में बात की थी। अब हमारे पास विजुअल क्यूज़ है कि विजुअल क्यूज़ होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस। हम लोग जो स्पीच दे रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। हम लोगों ने एक प्रोफेशनल वे से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है। आई कांटेक्ट, हर एक सिंगल पर्सन के साथ आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो गेस्चर्स आते हैं हमारे विजुअल क्यूज़ में, और मूवमेंट आती है, हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, और हमारी हेड मूवमेंट आती है, हम कौन से पॉइंट पे जो है वो अपने हेड को मूव कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी मूवमेंट आती है, हम हैंड्स को कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम लेग्स को कहाँ पे मूव कर रहे हैं, अपनी बॉडी जो है वो ओवरऑल हमारी मूवमेंट किधर किधर कर रही है। पोस्चर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आती हैं विजुअल क्यूज़ में। एंड पे जो हमारा एक पॉइंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स। आप लोगों ने इस हैबिट्स को अवॉइड करना है। नेवर च्यू गम इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने जो च्युइंगम होती है उसको आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं च्यू करना, ठीक है। आपने बिज़नेस प्रेजेंटेशन है या फिर आपकी कोई यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन भी है अगर, तो आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है। नेवर स्मोक इन अ बिज़नेस प्रेजेंटेशन। आपने स्मोक नहीं करनी है प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। अपनी क्लोथिंग को, ज्वेलरी, हेयर्स, फिंगर नेल्स, ऑडियो इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों को आपने जो है वो सही तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल बेस पे, प्रोफेशनल जगह पे अपनी प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। तो मैंने आपके साथ जो है वो लेसन नंबर 13 से लेसन नंबर 18 तक हर एक चीज़ जो है वो शेयर की है। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बैक करके या स्टॉप करके उसको जो है वो दोबारा सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।